दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी जलसे में हर्जा सराई करते हुए कहा कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। घटिया सा डायलॉग लगता है, जैसे हमारे सुल्तान राय की फिल्मों में चवल किस्म के डायलॉग नहीं होते थे, वही मैं जुड़िया पिंडा बक्को बक बेचना चाहना तो फलाना तो टमकाना। ये हमारी अफवाज ने मोदी के सर पे ऐसी ठाप लगाई है कि सिंदूर जो है मांग से निकल कर खून में घुस गया है। ठाप लगी है ना, तो सिंदूर यहाँ कहीं होता है मेरा ख्याल है जी। और सिंदूर की तारीख भी बड़ी मज़े का खेज़ है। तुम्हें पता है सदियों पहले सिंदूर इंडियन वुमेन इस्तेमाल करती थी जुओं को मारने के लिए, फिर उसके जैसे जैसे मुतबादिल आते गए वो सुकड़ के फिर एक याद के तौर पे वो यहाँ तक रह गया। बहरहाल इनके खून में शामिल हो गया है। इनको ये नहीं पता कि गर्म सिंदूर के, और ये कहा भी है, नहीं कि किसी बंदे ने कहा है कि ये इसके बहुत खौफनाक और भयानक किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन चलो बहरहाल हिंदुत्व का दौरा देखो, बात सुनो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आई डोंट नो, इंडियंस को समझ नहीं आ रही, मोदी को तो नहीं आनी, चूँकि उसका तो ये सौदा है कि किसी अनपढ़ तरीन आदमी को भी कि तारीख आगे चलती है। ओ भाई, आज दुनिया का फैसला कुन मुल्क वो है जिसका नाम और वजूद ही नहीं था सिर्फ 200-225 साल पहले। अमेरिका, जिसने दरियाफ्त किया वो चवल भी समझदा सी मैं इंडिया पहुंच गए हैं। इसीलिए आज उनके जो मकामी बंदे हैं उनको रेड इंडियंस कहते हैं। इंडिया का क्या ताल्लुक उसके साथ? वो 200-250 साल पहले, अल्लाह माफ करे, अमेरिका का वजूद ही नहीं था, जमीन का एक टुकड़ा था बस। आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। तुम हजारों साल अब अशोका के अपनी शक्लें देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, ये वो और जमाने थे, और लोग थे, और सिलसिले थे। उस वक्त केड़ी यूनाइटेड नेशन सी है, उस वेले केड़ा आवाम दे दरमियान। देखो बात सुनो, वेस्ट बेसिकली जो आलमी गांव कहते हैं, वजह क्या है? दुनिया आलमी गांव है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। अदरवाइज तो गांव में क्या होता है, सारे बराबर तो नहीं होते, चौधरी भी होते हैं, कमी भी होते हैं, नंबरदार भी होते हैं, फलाने भी होते हैं, उस अपने गांव के अपने गुंडे भी होते हैं, सारा कुछ ही होता है। लेकिन ये जितना कनेक्टिविटी बढ़ गई है, फ़ोन उठाओ यार। हमारे बचपन में हमारे घर में फ़ोन, जिनके कोई रिश्तेदार बाहर होते थे, गेट पे होता था, फलाना होता था, अजाब बना हुआ, 2-2 दिन कॉल नहीं मिलती थी। अब हर बंदा जेब में वो ठूठी लिए फिरता है, टकड़ा करके तो गप्पे छोड़ रहा होता है। तो मोदी साहब ने मतलब कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया, उनको पीछे नहीं लगाया, वरना पूरी कौम खड़ी होती। लेकिन जो इंतहा पसंद हैं या मफाद परस्त हैं, ख़ास एलिमेंट होगा जो पीछे खड़ा है। अदरवाइज़ ये कौम को ट्रक की बत्ती या मकाना बात है यार। बात सुनो, आज अगर टर्की चाहे, चलो मैंने पहले अमेरिका की मिसाल दी, मैं टर्की की, वो चाहे कि रिवाइवल हो जाए ऑटोमन एम्पायर का, हम फिर से 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत करें, ये नहीं आना। मैं मुसलमानों की ऑटोमन, मेरे फेवरेट है आज में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज मुगलों की जगह को सोचे, या कोई अहमद शाह अब्दाली उठे, वो ज़माने ख़त्म हो गए। अमीर तैमूर, वो मेरा ख्याल है कितना 1910 वगैरह की पैदावार है पासपोर्ट। ये बनी नौ इंसान के लिए कुर्रा सबके लिए एक जैसा था। अब क्या है, बाउंड्रीज बनी, फलाना हुआ। ये बहुत ही अनपढ़ लोग हैं यार। देखो बात सुनो, ग्रेट ब्रिटेन, आज का बरतानिया, इंग्लैंड, जो भी कह लो, नॉर्मन से लेके वाइकिंग्स तक ने इनको ठुड्डों में रखा हुआ था, ठोकरों पे। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। फिर क्या वक्त आया, ग्रेट ब्रिटेन, कहते क्या थे, ग्रेट ब्रिटेन पे सूरज गुरूब नहीं होता। इनकी कॉलोनीज इंडिया समेत, इतना सा मुल्क, इतना सा बड़े सगीर का साइज देखो, बंदा पागल हो जाता है। उस पर उन्होंने हुक्मरानी की, दुनिया पे हुक्मरानी की। हुण फिर खोती बोर्ड दे थले है, बस ठीक है। अब अगर वो चाहें कि दोबारा करें, ये नहीं होना। तो मोदी साहब तो खुद तो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते, ना उनके हवारी जो इर्द गिर्द के करीबी हैं। ये जस्ट मतलब टेकिंग पीपल फॉर अ राइड, और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी कपड़ा मकान भुट्टो ने नारा लगाया था, पता नहीं 50 साल हो गए अब।
ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। बेरोज़गारों की ख़त गुरबत पे तादादें बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, बेड़ा गर्क हुआ कख भी नहीं। भुट्टो साडा शेर है तो बाकी हेर फेर है तो फलाना टमकाना, 50 साल बर्बाद कर लें, रोटी कपड़ा मकान इस तरह होता ही नहीं। तो ये मोदी जो है, या आई डोंट नो, चूँकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता, जो इधर उधर माड़ा मोटा सुना है, या तो बहुत ज़्यादा शातिर, खुद गर्ज और हवस इक़्तिदार का मरा हुआ है, या मुकम्मल तौर पे जाहिल और वैसे ही मानने वाले। लेकिन मानने वाले बेवकूफ़ हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल मोदी के अंदर हवस इक़्तिदार और ये और वो। दो चॉइसेस हैं, मैंने कहा है किसी भी लीडर के पास, या वो नेल्सन मंडेला बन जाए या मोदी बन जाए, खत्म। तारीख में तो शैतान भी जिंदा है, फिरौन मर गए, हमारी यादों में जिंदा है शद्दाद, नमरूद। तो जाने दो यार, चंगेज खान तुमने कैसे याद रखा जाना चाहे, अपने करोड़ों हम वतनों का अपना ही सोच लो। बहरहाल हसन साहब, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तनकीद करते कहा है कि आपने गलत किया, हमारा स्ट्रेटेजिक गोल था, हमने चीन और पाकिस्तान को अलग करना है, आपने इन्हें पहले से ज़्यादा इकट्ठा कर दिया। कांग्रेस के रहनुमा बार बार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मोदी बताए हमारे कितने जहाज तबाह हुए। देखो, इंडिया में तो मजाक बना हुआ है। एक फिल्म थी बड़ी, वो मुग़ल आज़म के बाद मेरा ख्याल सबसे बड़ी फिल्म वही है इंडिया की, शोले। उसमें अमजद खान ने गब्बर सिंह का रोल किया था। तो उसका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, वो पता नहीं डाकू आके उसको कहता है, तो पूछता है कितने आदमी थे। ठीक है, अब इंडियंस पूछ रहे हैं कितने तैयारे थे, जो स्क्रैप हो गया, मतलब ये है। अच्छा, छेड़ बन गया है वहाँ इंडियन गवर्नमेंट की। देखो बात सुनो कांग्रेस वाले, देखो उसने ढंग की बात की है। ये किसी भी मुल्क का, कौम का ये इख्तियार है, ये ज़रूरतों के मुताबिक दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ। तो वो चीन और पाकिस्तान को अगर अलहदा देखना चाह रहे थे, वो तो एक स्ट्रेटेजिक बात है, वो ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इन लोगों को, कांग्रेस वालों को कहता हूँ, ये सोबर लोग हैं, सीजनड लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय आइन क्या कहता है मैं नहीं जानता, मैं तो अपने आइन के बारे में संजीदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कहता क्या है, उसकी सुनता भी है कि नहीं। आइन शाइन को छोड़ो, ये कांग्रेस वालों को चाहिए एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करें, मिड टर्म इलेक्शन कराओ, मोदी से जान छुड़ाओ। अगर इस खित्ते का भला चाहते हो, अपने मुल्क का भला चाहते हो, इतना गैर जिम्मेदार वज़ीर आज़म खित्ते के 2.25 अरब लोगों की ज़िंदगियां अगर दाव पे लगाना चाह रहा है, और वो कहते हैं ना पागल तो फिर कुछ भी कर सकता है, ये रहनुमा नहीं है, राजन है। थोड़ा ही फ़र्क होता है, राजन बेचारा बेहतर होता है, वो पैसे पूसे लूट के छोड़ देता है, ये तो फिर पता नहीं किस हद तक जाएगा काम। राहुल को चाहिए मूवमेंट चलाए कि मुल्क को निजात मोदी से, जो मुल्क के लिए एक मोहलिक मर्ज है, ये वो कैंसर है जो इब्तदाई मरहल में है, इसको यहीं जिसे कहते हैं ना निप द ईविल इन द बड, रोक लो, वरना मोदी की पॉपुलैरिटी की चिता जलनी शुरू हो चुकी है। अब ये राहुल, ये सियाने लोग हैं, ऐसी बात नहीं, मैं तो एम ही एक बात लाउड थिंकिंग है, मैं को मशवरा नहीं दे रहा किसी को। इस चिता को जो आग लगनी शुरू हो गई है मोदी की सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी को, जो इन्होंने पहले कम कर दी है बहुत ज़्यादा, वरना पता नहीं क्या कितने 400 पार, तो अब की बार वोट नॉनसेंस तो ख़त्म हो गया। इनको चाहिए इसको हवा दें, मोदी की सियासी चिता जो है आग तो लग गई है उसमें, अब उस पर थोड़ा सा फ्यूल वगैरह डाल दें, ठीक हो जाएगा काम इस खित्ते की, इन दो मुल्कों की। बल्कि पता नहीं इसके असरात कहाँ कहाँ जाएंगे, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एटम बॉम्ब जो अब इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ना करे कहीं भी हो दुनिया में, उसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो था ही कुछ नहीं, वो तो एम ही प्रिलिमिनरी, एम ही खिडौना जहा बनाया सी उन्होंने। बहरहाल आगे चलो आप।
ठीक है सर साहब, आगे चलते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस बड़ी कामयाबी है जिससे रियासत और फ़ौज के वक़ार में इजाफा हुआ। अफवाज के हक़ में रैलियाँ निकली। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान बढ़ चढ़ कर झूठ फैलाया। झूठ फैलाने में वो मीडिया ग्रुप भी शामिल रहे जो माजी में अच्छी साक़ आमिल थे। भारतीय मीडिया ने यहाँ तक दावे किए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया गया जिससे ताबकारी का अखराज शुरू हो गया। एटमी साइट के नक्शे और सैटेलाइट तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई। पाकिस्तान के 2 तैयारे मार गिराए। कराची पोर्ट पर हमला भी कर दिया गया। दूसरी तरफ फेक न्यूज़ वॉच ने 48 सफ़ात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा कि भारतीय मीडिया ने सरकार सरपरस्ती में फेक न्यूज़ को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया। एनिमेटेड मिसाइल हमले करार दिए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की डीप फेक वीडियो नशर की। जनरल आसिम मुनीर की गिरफ्तारी। भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान में पेशकदमी। पाकिस्तानी 2 तैयारे गिरने और पायलट की गिरफ्तारी जैसी झूठी खबरें नशर की गई जिससे भारतीय मीडिया की साख सिफर हो गई। क्या कहेंगे? देखो, बात सुनो, जिनकी साख हो उसकी हिफाजत करते हैं, ये याद रखना। फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। एक इंडिविजुअल भी अगर सेंसिबल हो, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है तने हुए रस्से पे चलने के बराबर होती है। उसकी एक वजह है। आप साल हा साल एक ख़ास प्रैक्टिस करते रहो तो फिर लोग देखेंगे कि हाँ यार ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बुराई एक पकड़ी जाए तो सारा इमेज पाश पाश हो जाता है। सो इनके पास पता नहीं कोई साख थी या नहीं, उन्होंने पता नहीं कटसी में कह दिया होगा। जितनी हवाई बातें इंडियन मीडिया के हवाले से बताई हैं आप ही ने, मुझे तो इतना नहीं पता था। मुझे यूँ महसूस हुआ जब आप पढ़ रहे थे कि इंडियन मीडिया, ये जितनी बातें आपने, बहुत लंबी लिस्ट दी है आपने, मुझे यूँ लगा कि इंडियन मीडिया अपने और अपनी सरकार का एक एक कपड़ा बारी बारी उतार रहा है। नतीजा क्या हुआ? तिरंगा नंगा हो गया। बस तिरंगा उनके सैरंगे झंडे को कहते हैं। एक एक बात जो आपने बताई जो एक्सपोज हो गई, पकड़ी गई, जलील हुई। और हम नहीं कह रहे, कोई और आपने बताया ना, पता नहीं कौन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो वगैरह। तो मुझे ये जब आप बोल रहे थे मैं सोच रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे किसी भी किस्म के नशे में धुत कोई आदमी खुद अपने कपड़े उतार रहा हो। सरे बाजार मी रकसम, इसी को कहते हैं शायद। वो तो खैर बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन चलो खैर ठीक हुआ, कुदरत के फैसले। दुनिया इन्हें जलील कर रही है। मैंने तो कोई बहुत सख्त कभी बात की नहीं। जिस तरह की ये चीखो पुकार कर रहे थे, मैं थोड़ा लाउड आदमी हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मेरे अंदर एंगर है ख़ास तरह का। उस हद तक तो क्या, मैं तो उनसे ज़्यादा नहीं गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। हालांकि वोकैबलरी मेरी उनसे बेहतर है नहीं, लेकिन कुदरत ने नंगा कर दिया। मैं क्या करूँ? ये उन्होंने खुद अपने आप को, वो कहते ना कि अल्लाह मियाँ ज़मीन ते आके डांग नहीं मारदा, मत मारदा है। तो यही कुछ उनके भगवान ने उनके साथ कर दिया। अल्लाह उनको मुबारक करे। जी ठीक है, आगे चलते हैं सर साहब।